हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर की। वो किस तरह से गुजरात के सीएम बने और फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बने। आइए शुरू करते हैं। मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। मोदी जी की शुरुआती पढ़ाई कुमारशाला नंबर 1 में हुई और बीएन और हाई स्कूल की पढ़ाई बीएन विद्यालय में हुई। उनके पिताजी की वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही चाय की दुकान थी और मोदी जी की के साथ में वहीं वडनगर रेलवे स्टेशन में तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर ही उनका स्कूल था। और जो भी वक्त उन्हें मिला करता था उस वक्त में वो अपने पिताजी का काम में हाथ बटाया करते थे। और उसी दौरान वो ट्रेन में चाय भी देने जाया करते थे। और जब ट्रेन में चाय देने के दौरान उनकी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई चाय देने के दौरान, तो वो वहाँ हिंदी बोलना सीख गए और काफ़ी अच्छी हिंदी बोलना सीख गए। वो चाय वक्त जिस टाइम वक्त वो चाय देते थे ट्रेन में, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 8 साल की थी। बहुत छोटी उम्र है। उसके बाद उनकी 13 साल की उम्र में यशोदाबेन के साथ सगाई हो गई। सगाई होने के 3.5 से 4 साल के बाद उनकी यशोदाबेन के साथ शादी हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कुछ टाइम साथ तो रहे, कुछ टाइम साथ रहे। बाकी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शादी तो हुई मगर साथ नहीं रहे। और उसके शादी के कुछ दिन बाद ही, शायद कुछ दिन बाद ही, मोदी जी ने घर छोड़ दिया। और जब मोदी जी एम वी कामत अपनी किताब में लिखते हैं द मैन ऑफ द मूवमेंट में कि जब मोदी जी ने घर छोड़ा था तो उनकी उम्र उम्र तकरीबन 18 साल की थी। उस दौरान वो कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, क्या ज्ञान लिया, इस बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। इस बारे में मोदी जी ने खुद ही एक बार एक चैनल को बताया था कि वो हिमालय चले गए थे। हिमालय चले गए थे। इसी दौरान वो पश्चिम बंगाल भी गए। पश्चिम बंगाल बेलूर मठ में, जो हुगली नदी के किनारे है, और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और वहाँ भी उन्होंने लंबा वक्त गुजारा। और वहाँ के जो सहायक थे और जो महाराज थे उन्हें उनको ये पता था कि ये मोदी जी यहाँ पर सन्यासी बनने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मोदी जी को इस बात के लिए मना किया और कहा अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप अभी वापस जाएं और पढ़ाई करें, उसके बाद कुछ बनने के बारे में सोचना। तो मोदी जी फिर वहाँ से निकल कर हिमालय आ गए। हिमालय आने के बाद, हिमालय आने की भी एक वजह थी। हिमालय में आने की वजह एक ये थी कि स्वामी विवेकानंद भी हिमालय आए थे। और स्वामी विवेकानंद की जीवन की वो मोदी जी के ऊपर बहुत प्रभाव है, इस वजह से वो हिमालय आए। और हिमालय आने से, हिमालय में अपना टाइम बिताने के बाद वो वापस राजकोट आए, अपने घर आए। आने के बाद वहाँ पर राजकोट में ही एक रामकृष्ण मंदिर था। और मोदी जी वहाँ टाइम टाइम पे, वक्त वक्त पे वहाँ आते जाते रहते थे। वहाँ के जो महाराज थे उनका ये कहना था कि मोदी जी वहाँ आते थे क्योंकि वहाँ उनके एक रिश्तेदार थे और उनको लगाव भी था मोदी जी को, इस वजह से वो वहाँ आते थे। फिर वो अपने घर भी आने जाने लगे, घर भी जाते थे। तो मोदी जी की माँ के मुताबिक वो उन मोदी जी 2 साल बाद अपने घर लौटे थे, 2 साल के बाद। और उनके स्कूल के, जो मैं यहाँ बताता चलूँ, जो स्कूल के जो शुरुआती स्कूल के जो टीचर थे उनके, उनका नाम था प्रहलाद पटेल और गोवर्धन पटेल। केरेवन मैगजीन के मुताबिक आरएसएस की एक शाखा में मोदी जी जाया करते थे। उसी दौरान वहाँ भी जाया करते थे। शादी के तुरंत बाद वो देश भ्रमण के लिए निकल गए थे। हिमालय भी गए थे और पश्चिम बंगाल भी गए थे। तकरीबन 2 साल बिताने के बाद फिर इधर उधर वो फिर वापस घर आ गए। और इसी दौरान उन्होंने आरएसएस का स्टार प्रचारक बनने का फैसला किया। और वडनगर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बस स्टैंड था। और बस स्टैंड पे एक चाय की कैंटीन थी जो उनके चाचा बाबू भाई मोदी की थी। और उन्होंने, मोदी जी के चाचा ने उनको गले का काम, मतलब पैसे का काम, और कैशियर के तौर पे वहाँ उनको अपने पास रख लिया। मोदी जी वहाँ काम करते रहे और लगभग 1 साल तक काम किया और फिर वो कैंटीन भी छोड़ दी। कैंटीन छोड़ने के बाद मोदी जी कुछ अहमदाबाद में ही एक गीता मंदिर है, गीता मंदिर के पास ही उन्होंने अपनी चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान खोली और चाय की दुकान खोली और चाय की दौरान जहाँ उन्होंने चाय की दुकान खोली उससे कुछ ही दूरी पर डॉक्टर हेडगेवार, जो आरएसएस के संस्थापक में से एक हैं, उनका हेड ऑफिस भी था आरएसएस का। वो उनका ऑफिस भी था और संघ का कार्यालय भी था। और वो वहाँ गए एक दिन और वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के लिए उन्हें वहाँ रहने की जगह मिल गई और वो वहाँ रहने लगे। और रहने के दौरान वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ 12 कमरे थे लगभग।
12 कमरे की रोज़ सफाई करनी और जो वहाँ 10-12 आदमी और रहते थे उनके लिए नाश्ता बनाना, सुबह का खाना पीना, ये मोदी जी की जिम्मे था। और सुबह 5 बजे उठ के मोदी जी ये काम करा करते थे। उसके बाद ये सब चलता रहा। इसी दौरान 1972 में नव निर्माण आंदोलन गुजरात में अपने चरम पर था और उसी दौरान मोदी जी की पहली तरक्की हो गई। पहली तरक्की क्या थी? वो पहली तरक्की ये थी, गुजरात के अंदर और देश विदेश से जो संघ के बड़े नेता आते थे उनके लिए ट्रेन के अंदर और बस के अंदर सीटों का रिजर्वेशन कराना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और एक और जिम्मेदारी उनको दी गई थी, और वो एक और जिम्मेदारी जो दी गई थी वो ये दी थी, सारे पूरे देश से जो चिट्ठियाँ आती थी उनको संभाल कर रखना और उनको पढ़ना, ये उनकी जानकारी थी, ये उनका काम था। उसके बाद ऐसे ही सब चलता रहा और गुजरात में, और उसके बाद उनको गुजरात में एबीवीपी का इंचार्ज बना दिया गया उसके बाद। और 25 जून 1975 में 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। और घोषणा की तो गुजरात के जो संघ का जो दफ्तर था उसमें भी हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद मोदी जी ने अपनी किताब आपातकाल में गुजरात में लिखा है, संघ के दफ्तर में उस दिन पूरी रात फ़ोन की घंटियां बजती रहीं, ये होता रहा। और पूरे देश में उस दौरान पूरे देश में जितने भी राजनीतिक संगठन थे उनको या तो प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया, या उनके लोगों को, नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस बारे से तो आप लोग बहुत सारे किताबों में पढ़ा हुआ वाकिफ़ होंगे। ऐसी हालात के बीच 7 जुलाई 1975 को संघ के विभाग के प्रचारों की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में मोदी जी अपनी वेशभूषा को सरदार के रूप में वहाँ लेके गए और वहाँ सरदार बन के गए, उस मीटिंग में हिस्सा लिया। और उसके कुछ ही दिन बाद देश में आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव, और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और गुजरात में बाबू भाई पटेल की सरकार बनी। और अहमदाबाद का जो संघ का जो संघ का जो कार्यालय था हेडक्वार्टर का, वो फिर एक बार गुलजार और रोशन हो गया और वहाँ फिर इसी तरह फिर वहाँ पहले की तरह चहलकदमी और लोगों का आना जाना और वहाँ मीटिंगें होने लगी। अगले ही साल मोदी जी की फिर एक बार तरक्की हो गई और उन्हें गुजरात के 6 जिलों का प्रभारी बना दिया गया बीजेपी। और फिर 1990 में गुजरात में बीजेपी ने जनता दल के साथ मिलकर गुजरात में पहली बार अपनी सरकार बनाई, पहली बार मिलकर जनता दल के साथ और इसी दौरान बीजेपी के जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मगर मैं यह बताता चलूँ, 1987 में गुजरात में मोदी जी को गुजरात में बीजेपी का महासचिव भी बना दिया था। और बीजेपी के अंदर जो मोदी जी की जो एंट्री हुई थी वो संघ के एक बड़े सीनियर नेता की सिफारिश पर हुई थी। और इसके बाद 1995 में केशुभाई पटेल इलेक्शन हुए गुजरात में और केशुभाई पटेल बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। और इसी दौरान बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला के पास 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला में आपस में काफ़ी मनमुटाव रहा। मगर मोदी जी केशुभाई पटेल के बहुत करीब आ गए और शंकर सिंह वाघेला के भी करीब थे, मगर ज़्यादा करीब केशुभाई पटेल के थे। और इसी दौरान मोदी जी, एक पत्रकार ने अपने एक पेपर में एक आर्टिकल छाप दिया कि सुपर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये छाप दिया। उसके कुछ टाइम बाद केशुभाई पटेल की सरकार गिर गई और इसकी जो सज़ा मिली वो लगभग सभी को मिली और सभी में मोदी जी को भी मिली। मोदी जी को गुजरात से बेदखल कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने मोदी जी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया। मोदी जी दिल्ली आ गए और इसी दौरान मोदी जी को 5 राज्यों की और जिम्मेदारी दे दी गई, 5 राज्यों की। फिर उसके बाद दिल्ली में वो आडवाणी के करीब हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी के करीब। मगर दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के करीब होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत बड़े सीनियर नेता थे जो आज भी बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं और बड़े पद पर हैं, तो इतना आसान नहीं था। और फिर 26 जनवरी, इसी दौरान सब कुछ चलता रहा और 26 जनवरी 2001 में गुजरात के अंदर भयंकर भूकंप आया।
भूकंप जो आया उसने एक तरह से मोदी जी का रास्ता खोल दिया गुजरात में जाने का। गुजरात में उस दौरान केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री दोबारा बने थे केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री। तो मगर उनसे जो आपदा हुई थी और जो भूकंप आया था उसमें ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा था। कुछ पेपर ऐसा लिख रहे थे, कुछ नए चैनल भी ऐसा लिख रहे थे और बोल रहे थे। तो परिवर्तन की मांग होने लगी। एम वी कामत अपनी किताब में लिखते हैं, द मैन ऑफ द मूवमेंट में लिखा है उन्होंने। इसी दौरान मोदी जी के बाद एक फ़ोन आया और वो फ़ोन था पीएम हाउस से, पीएम ऑफिस से, और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आपसे मिलना चाहते हैं आज शाम को। मोदी जी शाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जाते हैं पीएम ऑफिस, और जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको बताते हैं कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा रहा है, तो आप वहाँ जाएं। उसके कुछ दिन बाद फिर वो मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में उनकी वापसी होती है। वापसी होने के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बनने के लगभग 4 महीने बाद 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगा दी थी। इस घटना से सरकारी संपत्तियों को बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचा और एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक उसमें 1266 लोग मारे गए। उसमें तकरीबन 70% लोग मुस्लिम थे, ज़्यादातर मुसलमान थे 70%। ये सब चलता रहा और फिर जून 2002 में पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने अपनी शिकायत में कहा, मोदी जी समेत 62 लोगों पर आरोप लगाया कि इन्होंने दंगे भड़काए हैं, दंगों में की साजिश की है, ये आरोप लगा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को कहा कि जकिया जाफरी के आरोपों की जांच की जाए। और 2010 में एसआईटी ने मोदी जी को बुलाया और लंबी पूछताछ करने के बाद मई 2010 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी और मोदी जी को क्लीन चिट दी और ये सिफारिश की कि मोदी जी को इस मामले को उनका खिलाफ मामला बंद करने की भी सिफारिश की। जकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया। चैलेंज देने के बाद 26 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और वो मोदी जी लगातार चुनाव जीतते रहे और कंटिन्यू मुख्यमंत्री भी रहे। और उसके बाद उनकी निगाह दिल्ली में थी, दिल्ली आने की थी, मगर दिल्ली अभी दूर थी, दिल्ली आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद वो दिल्ली अपने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ टच में रहे और फिर आखिरकार 2 सितंबर 2013 को बीजेपी ने मोदी जी को 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषणा कर दी। उससे बहुत मनमुटाव हुआ, जैसे कि बिहार के अंदर जेडीयू ने साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया कि उन्होंने उनकी राह अलग हो गई। इसी तरह 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का फेस हो गए मोदी जी, तो इलेक्शन हुए, तो मोदी जी एक बड़ी बम्पर जीत के साथ सरकार बनाई। 2014 में लगभग 336 सीटें बीजेपी को मिली और उसके बाद इसी तरह से वक्त चलता रहा। कई स्टेट में बीजेपी की सरकार बनी, कई इलेक्शन उन्होंने हारे भी। उसके बाद इस तरह चलता रहा। फिर 2019 के आम इलेक्शन फिर हुए, उसके अंदर बीजेपी ने फिर इलेक्शन लड़ा। 2019 के अंदर मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने और लगभग उसमें दोबारा से बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उसमें लगभग बीजेपी को 303 सीट और एनडीए को लगभग 350 सीटें मिली। ये मोदी जी का वो है, जीत का वो। और उसके बाद अब 2024 के इलेक्शन है जो ये चल रहा है टाइम, इसमें 1 या 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट हो जाए। देखते हैं 2024 में क्या होता है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जो गलतियाँ हुई हों उनको भी बताएं। और हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।